हेलो एवरीवन। ये वीडियो है एमएस सेटिंग ऑफ एमएसएमई। ये कुछ मैंने नोट्स बनाए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो हो सकता है ये नोट्स आपके कभी फ्यूचर में काम आए, इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ। इस नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो एमएसएमई का शेयर जीडीपी में लगभग 29% है। ये आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी काम आ जाएगा। उसके अलावा माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ एंटरप्राइजेज है जो 97% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं एमएसएमई सेक्टर का। एमएसएमई में 2 सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग में आती है एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। और सर्विसेज में आता है प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। फिर है एमएसएमई जर्नी। इंडिपेंडेंस से पहले एमएसएमई जो थी अपने रूरल एरिया में ज़्यादा थी, स्मॉल आर्टिसंस के रूप में। तो एक इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 आया, इससे फर्स्ट टाइम जो एमएसएमईज़ का डेवलपमेंट शुरू हुआ। 1954 में एमएसएमई डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। इसका पहले नाम था स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये अपेक्स बॉडी है एमएसएमई की। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एमएसएमई स्टेट सब्जेक्ट है, ये एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड ओवरऑल पॉलिसी गाइडलाइंस। फिर स्टेट जो है प्रोवाइड करता है सपोर्ट एमएसएमई को डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, आरआरबी, यूसीबी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। एमएसएमई के डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये जो मेरे वीडियोज़ है आपको ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देंगे, बाकी आपको इसके हिसाब से अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। 1955 में एनएसआईसी का गठन हुआ, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्क्रिप्टिव में एनएसआईसी का रोल आ सकता है एमएसएमई के डेवलपमेंट में। और एनएसआईसी काफ़ी एमएसएमई की स्कीम्स को ऑर्गेनाइज करता है। 1954 में एमएसएमई डेवलपमेंट ऑफिस जो आपने ऊपर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपने ऊपर पढ़ा है वो। 1956 में केवीआईसी का गठन हुआ, केवीआईसी इंक्वायर बोर्ड। अब एमएसएमई की डेफिनेशंस, ये न्यू डेफिनेशन है, जुलाई 2020 में दी गई थी कोरोना के बाद, जब एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल पैकेजेस निकाले थे उस टाइम पे। तो ये आप इसको कई बार पढ़ोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूरे प्रीलिम्स और मेंस में मिला के कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे सेम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको स्कोरिंग करना है। तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आपको याद रखना है 1 करोड़, स्मॉल में 10 करोड़ और मीडियम में 50 करोड़। और टर्नओवर जो है इसका 5 टाइम्स होगा, 1 करोड़ का 5 करोड़, 10 करोड़ का 50 करोड़ और 50 करोड़ का 250 करोड़, 5 टाइम्स टर्नओवर है। अब एमएसएमई के लिए कंपोजिट क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट इन टर्नओवर एंड प्लांट एंड मशीनरी। पहले सिर्फ और एमएसएमई को हायर अगर कैटेगरी में क्लासीफाई होना है, माइक्रो से स्मॉल में क्लासीफाई होना है, तो अगर वो टर्नओवर या फिर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी किसी एक को भी थ्रेशोल्ड को पार कर लेता है तो हायर लेवल में क्लासीफाई हो जाएगा। पर अगर एमएसएमई को लोअर कैटेगरी में आना है तो उसको दोनों ही क्राइटेरिया में थ्रेशोल्ड को पार करना पड़ेगा, डाउनग्रेड होना पड़ेगा, तभी वो एमएसएमई डाउनग्रेड माना जाएगा। सभी यूनिट जिनका जीएसटी नंबर सेम पेन पे बना है उनको कलेक्टिव यूनिट माना जाएगा। उनका टर्नओवर सभी का एक माना जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी एक मानी जाएगी। ये है ओल्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ सकते हैं, हालांकि कभी आएगा नहीं, फिर भी आपको नॉलेज हो सकता है इसका। फिर कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। कैलकुलेशन जो लिंक होगा आईटीआर से लिंक होगा प्रीवियस ईयर के। अगर किसी के पास आईटीआर नहीं है तो जो डिक्लेयर करेगा आईटीआर में, जो इंडिविजुअल डिक्लेयर करेगा उसको माना जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जब आईटीआर भरा जाएगा तो उसके हिसाब से फिर कंसिडर किया जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का। जो डेफिनेशन है प्लांट एंड मशीनरी की वो अंडर आईटी एक्ट के अंडर है। आईटी एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है वही एमएसएमई को मानी जाएगी। तो इसके अंदर हम सभी
इट्स ऑल इंक्लूड ऑल टेंजिबल एसेट्स अदर देन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स। वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी जो होगी वो बेस्ड होगी रिटर्न डाउन वैल्यू डिप्रिसिएशन मेथड पे। अलग अलग डिप्रिसिएशन के मेथड होते हैं, तो जो एमएसएमई क्लासिफिकेशन में अगर वैल्यू होगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू डिप्रिसिएशन मेथड से होगी। और फर्स्ट ईयर में जो वैल्यू होगी प्लांट एंड मशीनरी की वो होगी जो इनवॉइस की वैल्यू होगी, और उसमें जीएसटी एक्सक्लूड किया जाएगा, जीएसटी को नहीं गिना जाएगा। वैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के दो मेथड होते हैं, एक तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और दूसरा होता है स्ट्रेट लाइन मेथड्स। कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। जब हम एमएसएमई का टर्नओवर गिनते हैं तो एक्सपोर्ट का जो होता है टर्नओवर वो नहीं गिना जाता है। तो ये बेनिफिट है एमएसएमई को, उनको प्रमोशन करने के लिए कि एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बहुत साल भी एक्सक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर। और टर्नओवर जो है वो आईटी एक्ट, जीएसटीआईएन इसके अंडर आएगा। ये 4P आप याद कर सकते हो। ये अगर आप IIBF MSME के एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये पूछ सकता है विच ऑफ दिस इज़ नॉट 4P। तो ये प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्लेस एंड पार्टनर। कोई बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रोडक्ट दिखाया था कि शेप, साइज़, क्या नेचर है प्रोडक्ट का, फिर उसका प्रोसेस क्या है, टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, प्लेस क्या, लोकेशन क्या है प्लांट की, पार्टनर मतलब हमारा टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन किसके साथ है वो है। अब टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंगल भी हो सकता है, सिंगल होने के लिए अबाव 18 ईयर होना चाहिए। इलिटरेट पर्सन भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता है। इलिटरेट के केस में दो इंडिपेंडेंट लिटरेट पर्सन विटनेस चाहिए। ब्लाइंड पर्सन भी बिजनेस कर सकता है, अगर वो कंसिस्टेंटली साइन करता है तो दो विटनेस चाहिए। अगर वो साइन नहीं करता है कंसिस्टेंटली, मतलब कि उसका साइन मिलता जुलता नहीं होता हर बार, तो दो लिटरल विटनेस चाहिए इन ए लैंग्वेज नोन टू हिम। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। माइनर सिर्फ रिसिपिएंट हो सकता है बेनिफिट का, बट कैन नॉट पास ऑन बेनिफिट। Minor can be in partnership but cannot be signed by minor. After turning major, to give notice in 6 months to become a partner and will be signed existing partnership deed. HUF भी एक होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप। HUF में जो करता है एग्जीक्यूट करता है। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप भी होता है, वहाँ इंडिविजुअल अपना प्रोप्राइटर फर्म बना के बिजनेस कैरी आउट करता है, उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म भी होता है। पार्टनरशिप फर्म 2 या मोर पर्सन से बनता है। वो गवर्न पार्टनरशिप फर्म किससे गवर्न होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2008, नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2008 सॉरी नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है पार्टनर्स की। कंपनीज एक्ट में लिमिट दी गई है मैक्सिमम 100 की। पर रूल नंबर 10 कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको जो पूछा गया उसके हिसाब से देना। अगर मैक्सिमम पार्टनर्स है तो 50 है। अगर पार्टनर्स नंबर ऑफ़ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू आईपी है तो कोई नहीं है लिमिट, और कंपनीज एक्ट के अनुसार मैक्सिमम 100 पार्टनर्स है। इसके अलावा बैंकिंग बिजनेस पार्टनरशिप में सिर्फ 10 इंडिविजुअल हो सकते हैं, और एक सीए फर्म में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में किसी एक पार्टनर की डेथ होती है तो फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है, जो फर्म है वो बंद हो जाती है, अकाउंट क्लोज हो जाता है, वापस से न्यू फर्म बनेगी, न्यू पार्टनरशिप होगी और नया अकाउंट खुलेगा। अब जो पार्टनरशिप फर्म है वो किसी और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हो सकती, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनीज वो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज वो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सब। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर कंपनी होती है तो बैंक का जो चार्ज होगा सिक्योरिटी पे पार्टनरशिप फर्म के, वो रजिस्टर होगा आरओसी में, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आती है। कंपनी एक लीगल पर्सन होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है,
ओनर्स आर शेयर होल्डर्स मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट एंड पब्लिक। ये जो होती है इनको जॉइंट स्टॉक कंपनीज बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट में होता है सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। उसमें ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज को अपन कहते हैं कॉरपोरेशन या लिमिटेड कंपनीज। इनको रेगुलेट करता है सेबी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनीज के, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, साइंड बाय ऑल शेयर होल्डर्स। इसमें कंटेंट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव या एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी। सेकंड डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑथराइज्ड या साइंड बाय ऑल शेयर होल्डर्स। इट कंटेन इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी होता है ये, इशूड बाय आरओसी। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एंड बोर्ड रिजोल्यूशन, ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आर टू बी सपोर्टेड बाय बोर्ड रिजोल्यूशन। कंपनी को कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना होता है तो उसको बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए होता है। मान लो अकाउंट खोलना हो बैंक में तो बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए। इसी प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। डायरेक्टर 2 होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है डायरेक्टर्स की। पर अगर 15 के ऊपर डायरेक्टर हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट अप्रोच पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स या डिवेंचर्स। इट कैन नॉट बी ऑन स्टॉक एक्सचेंज। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्राइवेट कंपनी की मीटिंग का क्वारम होता है 2, कम से कम 2 लोग चाहिए मीटिंग के लिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है विच इज़ नॉट प्राइवेट लिमिटेड। मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रेस्क्राइब्ड होती है। शेयर होल्डर्स मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। डायरेक्टर्स मिनिमम 3, मैक्सिमम नो लिमिट। quorum इसका 5, मिनिमम 5 मेंबर्स इन जनरल मीटिंग रिक्वायरमेंट होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर डायरेक्टर अगर 15 से ज़्यादा करने तो इसमें भी स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन इशू IPO, कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, देयर शेयर्स आर freely tradable. Another type of company is वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी, वन इंडिविजुअल बना सकता है अपनी कंपनी और वो मेंबर खुद डायरेक्टर भी हो सकता है। कैन बी बोथ मेंबर एंड डायरेक्टर टू। ओनली नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन कैन मेक वन पर्सन कंपनी। NRI cannot form one person company. Nominee should be also Indian citizen. One person company only. Minimum authorized capital for one person company 1 lakh. Separate legal entity liability of member is to shares only, limited liability होती है। No minimum paid up capital. One person company has no perpetual succession. एक्चुअली इसमें सक्सेशन होता है, नॉमिनी ही उसका मालिक बन जाता है कंपनी का, वो रन करता है नॉमिनी की डेथ के बाद। और वन पर्सन कैन बी नॉमिनी इन ओनली वन पर्सन कंपनी ओनली। फिर आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है। स्मॉल कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, पेड अप कैपिटल अप टू 4 करोड़ होता है और मैक्सिमम टर्नओवर जिसका 40 करोड़ तक रहता है उसको बोलते हैं स्मॉल कंपनी। कुछ और बातें वन पर्सन कंपनी की रह गई थी। इफ वन पर्सन कंपनी मेंबर बिकम मेंबर ऑफ अनदर वन पर्सन कंपनी बाय विर्च्यू ऑफ नॉमिनी। कोई अगर नॉमिनी है वन पर्सन कंपनी के मेंबर डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी अगर पहले से किसी वन पर्सन कंपनी का मालिक है तो उसको 180 डेज के अंदर किसी दोनों में से किसी एक वन पर्सन कंपनी का ही मालिक रहना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। ओनली नेचुरल सिटीजन हु इज इंडियन सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया शाल बी मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी। अब वन पर्सन कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस क्या है? वह नेचर ऑफ लाइबिलिटी का। वन पर्सन कंपनी में एक वन पर्सन कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैव इट्स ओन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सो ऑनर लाइबिलिटी इज लिमिटेड। वन पर्सन कंपनी मिनिमम 1 डायरेक्टर। No minimum paid up capital is required.
नो एनुअल जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड इन 1% कंपनी. 1% company can be converted to other type, means private limited company, after 2 years. अगर 1% कंपनी को प्राइवेट में करना है तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए मोर देन 50 लाख, और अगर पब्लिक कंपनी करना है तो उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 ईयर्स में ग्रेटर देन 2 करोड़. अब हम मेन मुद्दे के बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमएसएमई. एमएसएमई किसको बनाना होता है, कैसे बनाएगा? एमएसएमई बनाना बहुत सिंपल होता है. एक पेन चाहिए, जीएसटी चाहिए और उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए. उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर 19 डिजिट का होता है. ये भी एक क्वेश्चन आया था सीडीपी के एग्ज़ाम में. और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या है? सीजीटी में से कवरेज मिल जाता है 5 करोड़ तक विदाउट कोलेट्रल, टैक्स एजम्पशन इन इनिशियल ईयर्स, कैपिटल सब्सिडी एट 15% ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. एक स्कीम होती है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम. इसके अंडर वुमेन एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइजेस, किनको अपन बोलते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइजेस, ऑन एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय वुमेन एंटरप्राइजेस. 51% ऑफ शेयर कैपिटल जो वुमेन एंटरप्रेन्योर की होती है और 50% एम्प्लॉयज़ वुमेन होते हैं. ये सिडबी की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2 स्कीम्स है. महिला उद्यम निधि, इसमें उनको इक्विटी प्रोवाइड की जाती है, और महिला विकास निधि, उसमें इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है. फिर एक लोन्स टू केवाईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो होती है उनको अगर कोई लोन मिलता है तो उसको माइक्रो एंटरप्राइजेस में गिना जाएगा. पीएसएल में 7.5% टारगेट होता है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए. नेक्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन. उद्यम रजिस्ट्रेशन टू बी डन बाय ऑल हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज एमएसएम, हु आर रजिस्टर्ड एज एमएसएमई. जिन एमएसएमई नहीं करा के रखा उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. सारे न्यू एंड ऑल एंटरप्राइज को करना जरूरी है. नो एंटरप्राइज, कोई भी एंटरप्राइज एक साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रख सकता. जिनको पहले EM2 या फिर उद्यम आधार मेमोरेंडम बना था उनको वापस से उद्यम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. अभी कॉन्सेप्ट आया था बीच में कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही 1% कंपनी खोल सकते हैं. तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 डेज. जो पर्सन इंडिया में 182 डेज रहा है कम से कम वही रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया का, वरना वो NRI कहा जाएगा. इमीडिएटली प्रेसिडिंग 1 कैलेंडर ईयर, तो ये 3 चीज़ होती है. वन हु स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 डेज, इमीडिएटली प्रेसिडिंग 1 कैलेंडर ईयर. कंपनीज एक्ट 2013 रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956. एक टर्म हम सुनते हैं सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? जहाँ when 1% कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जब मेन कंपनी होती है वो जो कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या फिर एक्सरसाइज मोर देन 50% शेयर कैपिटल आइदर इट्स ओन और विद अनदर सब्सिडरी कंपनी, तो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी. एक एसोसिएट कंपनी टर्म सुनने को मिलता है, वो होती है जहाँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, 20% ऑफ द वोटिंग पावर या कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस किसी कंपनी का होता है, तो वो एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी उस कंपनी की. स्टेचुअरी कंपनीज वो होती है वो अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेटर्स, जैसे LIC, SBI, RBI, ये सब पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, तो इनको स्टेचुअरी कंपनीज कहते हैं. MSME का इंपॉर्टेंस क्या है ये आप पॉइंट यूज़ कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव में. शेयर ऑफ MSME का एक्सपोर्ट में 45% है. MSME मिनिस्ट्री ने स्टेब्लिश किया था 59 एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री. MSME के लिए ग्लोबल लेवल पे जो होता है, फर्स्ट OECD SME मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ? बोलगाना, इटली में 2000 में. MSME फ्रेमवर्क जो USA में है वहाँ US स्मॉल बिजनेस एक्ट, या जैसे इंडिया में MSMED एक्ट है वहाँ US स्मॉल बिजनेस एक्ट है. EAGA इक्वल एक्सेस टू जस्टिस एक्ट है वहाँ, जिसमें अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ MSME केस करती है तो उसको MSME को $125 पर ओवर अटर्नी फीस मिलेगी. और सिमिलरली चाइना में जो MSME का आर इन फॉर्म ऑफ TV, टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस. इसका PDF मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्टिव में अटैच कर दिया है, आप डाउनलोड करके उसको एक बार देख सकते हैं.